एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों सिस्टम जिला चैनल पर। दोस्तों, आज जो मूवी मैं लेकर आया हूं उसके बारे में सच कहूं तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये भी एक टिपिकल इंडियन फिल्म ही होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी और खासकर मिड से पहले जो जबरदस्त ट्विस्ट आया, बस वहीं से मजा दोगुना हो गया। फिल्म की कहानी जया नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो जाती है। उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन दोस्तों, जया जो कदम उठाती है वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। और हाँ, इस मूवी को IMDb पर 7.7 की शानदार रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्ही सी बच्ची जया अपने पापा की गोद में खेल रही होती है। पापा बड़े प्यार से उसे देखते हैं और कहते हैं, जैसे नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पाला था, वैसे ही मैं भी अपनी बिटिया को पालूंगा। सामने बैठे मामा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर तो इस गांव को भी एक इंदिरा गांधी मिलने वाली है, लेकिन इसके बाल लंबे ही रखना, नहीं तो शादी में दिक्कत होगी। कुछ साल बाद जया थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जया अपने भाई वगैरह के साथ पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी मामा जी आते हैं और उसे तुरंत नीचे उतार देते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ती, लोग क्या कहेंगे। खैर, एक दिन जया पिताजी से टेडी बियर मांगती है। पिताजी जया के भाई से एक खिलौना छीनकर उसे दे देते हैं और ये लो, मिल गया इसको टेडी बियर। असल में वह गुड़िया तो उसे कभी मिली ही नहीं, बस भाई का खिलौना पकड़ा दिया जाता है। अगले सीन में पापा जयंत को डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने किताब फाड़ दी थी। जयंत कहता है, मेरी किताब ही फटी है क्या, जो मुझे ही मार रहे हो? जया की किताब भी फटी है, उसे क्यों नहीं मारते? तभी पीछे से माँ की आवाज आती है, तुम दोनों एक जैसे थोड़ी हो। जया अब 10वीं क्लास में बहुत ही शानदार नंबरों से पास हुई थी, उतनी अच्छी तरीके से कि उसके भाई को 2-4 जन्म और लगेंगे। अब जया 10वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास होकर BSSC एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहती थी। उसके शानदार नंबर देखते हुए उसे अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा था। घर वालों में पहले तो खुशी होती है कि उनकी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई है। कमरे में खड़ी जया यह बातें सुन रही होती है और उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी नजर आती है। लेकिन तभी मामा जी आ जाते हैं और ज्ञान की बौछार करते हुए मामा कहते हैं, घर में पैसे नहीं है, पहले बेटे की जिम्मेदारी है, लड़की को बाहर भेजना मतलब खर्चा बढ़ाना, ऊपर से शादी भी करनी है, सोच समझकर कदम उठाओ क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। मम्मी पापा धीरे धीरे उनकी बातों में आने लगते हैं। अब जया कमरे में इनकी बातें सुनकर गुस्सा होने लगती है। वो बाहर आकर बीच में बोल देती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं उसी कॉलेज में जाना चाहती हूँ। पापा कहते हैं, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। एक ही पल में उसका सपना फिर टूट जाता है। मामा की दखल अंदाजी के बाद एक नया फैसला लिया जाता है कि जया को सिर्फ उसी कॉलेज में भेजा जाएगा जो घर के पास है, ताकि वह टाइम पर घर भी आ जाए और पैसे भी कम खर्च हो। जया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने सपने वाले कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन बेचारी को ताना मिलता है कि कम से कम पढ़ तो रही हो। यही सोचकर मजबूरी में वह पास वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। जया अब कॉलेज जाती है। क्लास में जया का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता तो एक टीचर उसे डांट लगाते हुए कहता है कि घर वालों ने पढ़ने भेजा है तो पढ़ लो, नहीं तो फिर शादी के बाद चूल्हे चौके में ही जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। जया को टीचर की बात छू जाती है। वो कहते थे कि महिलाओं को पढ़ लिख कर नौकरी करनी चाहिए और अपना हक मांगना आना चाहिए। वो क्लास में लड़कियों को मोटिवेट करते थे। एकदम फेमिनिस्ट टाइप की सोच थी उनकी। धीरे धीरे उनकी बातें जया को बहुत अच्छी लगने लगती है। टीचर की सोच से जया उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। टीचर को भी यह बात समझ आ जाती है। एक दिन वह जया को अकेले में पूछ लेते हैं, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? जया उनके विचारों से इतनी इम्प्रेस थी कि वह इस रिश्ते को हाँ कर देती है। अब दोनों मिलने जुलने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही असली चेहरा सामने आने लगता है। जो टीचर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करके लड़कियों के सामने ज्ञान पिला करता था, आज वही साइको की तरह जया से पूछताछ करने लगता है और पाबंदी पर पाबंदी लगा रहा था। जैसे कि तुम्हारा फोन बिजी क्यों था, बिना पूछे व्हाट्सएप डीपी क्यों बदल दी, लड़कों से कम बात किया करो और ऐसे कपड़े मत पहनो। मतलब जो आदमी क्लास में औरतों की आजादी की बात करता था, असल जिंदगी में वो उल्टा बर्ताव करने लगा। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन वो गुस्से में आकर जया को जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की वजह से उसकी नथ नीचे गिर जाती है और नाक से खून बहने लगता है। बेचारी जया गलत इंसान से उम्मीद लगा बैठी। चोट की वजह से यह बात घर वालों तक पहुंच जाती है और फिर अचानक घर में तो जैसे भूचाल आ गया। मामा जी गुस्से में बोले, इससे पहले कि ये बात पूरे गांव में फैले, जया की जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन अजीब बात यह रही कि घर में किसी को ये सोचने की भी फुर्सत नहीं थी कि आखिर टीचर ने जया को थप्पड़ क्यों मारा। उल्टा सब लोग जया पर ही गुस्सा उतार रहे थे, जैसे सारी गलती उसी की हो। इसी बीच एक रिश्ता आता है। लड़के
लड़के का नाम है राजेश। वो मुर्गियां पालने का बिजनेस करता है और उसके पिता दुबई में रहते हैं। घर में असली रसूख राजेश और उसके कजिन अन्नी का ही चलता है, यानी वही लोग सब फैसले लेते हैं। राजेश और जया को 2 मिनट अकेले बात करने का मौका दिया जाता है, लेकिन बेवकूफ राजेश एक दूसरे को जानने के बजाय सीधे मुर्गी पालन की बातें करने लगता है, क्योंकि शायद उसे और कुछ आता ही नहीं था। और ये लो मुर्गी पालन की बातें करते हुए हो गया इनका रिश्ता पक्का। जया ने यह रिश्ता मंजूर किया था क्योंकि लड़के ने वादा किया कि शादी के बाद वह उसे पढ़ाएगा। अब जल्दी से शादी भी हो जाती है। विदाई के समय जया देखती है कि सब लोग रो रहे हैं, खासकर मामा जी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर आपको इतना दुख था मेरे जाने का तो मेरी जिंदगी आप लोगों ने इस तरह क्यों बर्बाद कर दी। राजेश के घर पहुंचने पर जया नोटिस करती है कि घर की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, कुर्सियां उखड़ी हुई और चीजें टूटी फूटी पड़ी है। उसे समझ नहीं आता कि यह घर ऐसा क्यों है। दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है, असली फिल्म तो बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। अगले दिन वह पहली बार किचन में जाती है चाय बनाने। देखती है सास एक खास रेसिपी बना रही है जो आमतौर पर त्योहार में बनती है। सास कहती है यहाँ हर दिन यही बनता है क्योंकि राजेश को यही खाना पसंद है, यानी उस घर में सब कुछ राजेश की पसंद के हिसाब से चलता है। जब जया कपड़े धोने जाती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन की भी आखिरी सांस चल रही है। उसे घर में एक पुरानी सिलाई मशीन दिखती है। वह यूट्यूब से देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन सांस तुरंत डांट देती है, उसे मत छूना, खराब हो जाएगी वो। एक दिन राजेश उसे साथ लेकर शहर जाता है। रास्ते में वह अपने एक क्लाइंट से मिलता है, एक बूढ़ा आदमी जो पहले से पोल्ट्री बिजनेस में था। वो कहता है तू मेरा बिजनेस संभाल ले, मैं तुझे हिस्सा दूंगा। इस बेचारे का बिजनेस खराब हो गया क्योंकि राजेश ने मार्केट के दाम तोड़े और सबसे सस्ते में मुर्गी बेच रहा था। पर राजेश का बिजनेस अच्छा चल रहा था। राजेश घमंड में चूर था। वो बिना सोचे उस आदमी को ऐसे टाल देता है जैसे चाय में पड़ी मक्खी हो। जया धीरे धीरे यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने लगी थी। सिलाई मशीन चलाना, नए नए पकवान बनाना, मुश्किल से मुश्किल काम भी वह बड़े आराम से सीख लेती थी। वो नई रेसिपी बनाती और सोचा करती शायद आज राजेश खुश होगा, लेकिन राजेश को हर दिन वही एक जैसा खाना चाहिए था। नई डिश देखते ही वह गुस्सा आने लगता था। मुझे यह सब पसंद नहीं, खाना बनाना है तो मेरी पसंद का बनाओ। शादी से पहले उसने कहा था कि वह जया को पढ़ने देगा। जया जब पढ़ाई की बात करती है तो राजेश कोई जवाब ही नहीं देता, बल्कि टीवी का रिमोट जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। गुस्सा टीवी से नहीं था, गुस्सा इस बात से था कि जया ने पढ़ाई की बात की। सास वहीं बैठी मुस्कुराती हुई कहती है मेरे बेटे को सीरियल पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया, वैसे बहुत भोला है वो। एक दिन जया ने यूट्यूब से सीखकर एक नई डिश बड़े प्यार और मेहनत से बनाई। राजेश ने गुस्से में पूरी प्लेट उठाकर फेंक दी। जब सास ने बताया कि जया ने काफी मेहनत की है तो राजेश माफी मांगने लगा, लेकिन जया ने पहली बार गुस्से में कह दिया खाना किसी ने भी बनाया हो, खाना फेंकना ठीक नहीं है। बस ये सुनते ही राजेश ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला मैंने माफी मांग ली तो अपना मुंह बंद रखो और मुझसे बात करना है तो तमीज से करना सीखो। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है क्या तुम्हें। घर में सब थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, एकदम सन्नाटा था। शाम को राजेश जया के पास आकर कहता है अचानक गुस्से में हाथ उठ गया, मुझे माफ करना। उसके लहजे से लग रहा था जैसे वह माफी नहीं एहसान कर रहा हो। राजेश जया को रेस्टोरेंट ले जाकर सॉरी बोलता है और वादा करता है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अगले ही दिन फिर जया पर हाथ उठाया जाता है और फिर वही माफी, मूवी, रेस्टोरेंट का चक्कर। राजेश हर बार यही कहता ये आखिरी बार था, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती। ये जैसे उनकी शादी की रूटीन बन चुकी थी। थक हार कर जया ने एक दिन अपनी माँ को सब बताया, लेकिन माँ का जवाब सुनकर वो और भी टूट गई। माँ बोली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा, बस थप्पड़ ही तो मारा है, पब्लिक में थोड़े ना मारा है। माँ की ये बातें सुनकर जया के अंदर का दर्द और गहरा हो गया। उसे लगा था कि कम से कम घर वाले तो उसे समझेंगे, लेकिन सबकी नजर में गलती उसी की थी। सबने यही कहा शादी के बाद औरत को यही सब सहना पड़ता है। राजेश की माँ भी कहती है पहले तो वो और गुस्सा करता था, अब तो सुधर गया है, घर संभालता है, इसमें अब हम क्या कहें। यहाँ तक कि जया की ननद ने भी उसे समझाया। मैं भी अपने ससुराल वालों से परेशान होकर मायके आ गई थी, लेकिन कोई मुझे वापस लेने तक नहीं आया। अगर तुम भी वापस चली गई तो लोग इल्जाम तुम पर ही लगाएंगे। जया समझ गई थी कि अब यह उसकी जिंदगी बन चुकी है। मार खाना, चुप रहना, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना और सबकी पसंद का रोबोट बन जाना। अब उसे अपने ही घर वालों से उम्मीद नहीं रही थी। न माँ बाप, न भाई, न पति, न ससुराल को उसका नहीं था। एक दिन जया ईयरफोन लगाकर कुछ देख रही थी, शायद यूट्यूब से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश कर रही थी। तभी राजेश आकर चिल्लाने लगता है हर वक्त बस फोन में लगी रहती हो, कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें। राजेश उससे जबरदस्ती मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जया ने फोन इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह चाहकर भी हाथ से नहीं छुड़ा पा रहा था। राजेश गुस्से में अपना हाथ उठाता है, हमेशा की तरह उसे एक थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन इस बार
कहानी बदल जाती है। जया उसका हाथ रोक लेती है और पल भर में ऐसी जोरदार लात मारती है कि राजेश सीधा टेबल के अंदर जा गिरता है और वही फिट हो जाता है। वो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जया ने हार नहीं मानी थी। जब पूरा परिवार, माँ, पापा सभी ने उससे कहा था कि एडजस्ट करो, तब उसने खुद से तय किया कि अब वह खुद ही उम्मीद बनेगी। उसने चुपचाप यूट्यूब से कुंफू और कराटे सीखना शुरू किया, कभी बाथरूम में, कभी छत पर, तो कभी पेड़ पर। तकिया बांधकर वह घंटों अभ्यास कर। धीरे धीरे उसके हाथ पैर लोहे जैसे मजबूत होने लगे और आज पहली बार उसने अपनी ट्रेनिंग इस्तेमाल की। राजेश का दर्द इतना तेज था कि वह लुंगी संभालते हुए सीधे मेडिकल स्टोर पहुंचा, मगर शर्म के मारे सही से बता भी नहीं पाया कि दर्द कहाँ हो रहा है, इसीलिए दवा भी नहीं मिली। वो मुर्गी पालन वाले अपने मजदूरों के पास गया। वहां राजेश का बिहेवियर कुछ अलग लगा। उन लोगों को लगा कि आज राजेश ने फिर से भाभी को मारा है, लेकिन कौन मार खाकर आया है वह राजेश अच्छे से जानता था। इधर घर में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि राजेश यह बात कभी किसी को बताने वाला नहीं था कि उसे अपनी ही बीवी ने इतनी जोर से मारा। उसे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि इस घर की दीवारों पर जो पैर के निशान बनते जा रहे थे और पेड़ पर जो तकिए बंधे थे वो यूं ही नहीं थे। इसी डर में राजेश अपने पुराने बक्से से पुराने मेडल और एक ब्लैक बेल्ट निकालता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने भी कराटे सीखा था। अब राजेश भी यूट्यूब से दोबारा कराटे सीखना शुरू कर देता है, यह सोचकर कि वह जया से बदला लेगा। जया तो बस इतना चाहती थी कि उसका पति उसे मारे नहीं और थोड़ी इज्जत दे। वो पहले की तरह ही खाना बनाती, घर संभालती, लेकिन राजेश का दिमाग अभी भी बदले वाले मूड में था। काफी ट्रेनिंग के बाद राजेश घर आया और अखरोट की सुरक्षा के लिए पहले एब्डोमिनल गार्ड पहनता है। मौका देखकर राजेश छिपकर मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, ताकि वह बाद में सबको दिखाकर जया की बेइज्जती कर सके। जया को कमरे से बाहर बुलाया गया। राजेश उसे थप्पड़ मारता है और जया भी वहीं पर एक भारी थप्पड़ देकर जवाब देती है और फिर शुरू होता है घर के अंदर कुंफू रूपी तांडव। राजेश ने बदले के लिए कराटे सीखा था, लेकिन जया ने अपने बचाव के लिए, इसलिए वह राजेश पर भारी पड़ने लगती। जया बार बार उसे गिराती है और लातें बरसाती है। दिल में जमा हुआ सारा दर्द एक एक कराटे किक में निकालती है। राजेश लगभग रेंगते हुए हालत में पहुंच जाता है, लेकिन तभी राजेश की माँ और बहन बाहर से घर में कदम रखती है और वह देखती है कि उनका सुपुत्र जया की लात खाकर हवा में उड़ता हुआ टेबल पर जा गिरा। जब घर की हालत देखती है तो दंग रह जाती है। टेबल टूटा पड़ा है, टीवी फूटा पड़ा है, साथ ही बेटा जमीन पर टपका पड़ा है। दोस्तों, कुछ भी कहो यार, जया के हाथों राजेश को जूते पड़ते देख मेरे दिल को जो सुकून मिला है उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। सच में यार, मैं तो कहता हूँ हर नारी ऐसी ही हो। दोस्तों, जया के इस कारनामे के लिए एक लाइक तो बनता है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तो प्लीज कर देना। खैर, अब जया के अपने घर वालों को भी बुलाया जाता है। राजेश की माँ सबके सामने शिकायत करते हुए कहती है, मैंने बेटे की शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि वह मेरे बेटे को मारे। मेरा बेटा तो बहुत भोला है। जया के पेरेंट्स कहते हैं, आपका बेटा भी तो उसे रोज मारता था। इस पर जया की सास अमृता के पापा से बोलती है, आप भी तो अपनी पत्नी को मारते होंगे, अगर वह पलट कर मार दे तो कैसा लगेगा। राजेश की माँ और अन्नी फिर वही घिसा पिटा तर्क देते हैं। मर्दों को तो गुस्सा आ ही जाता है, तो क्या औरत भी वैसे ही बन जाए? अगर औरत मर्द जैसी हो जाए तो घर कैसे चलेगा? अन्नी जया से कहता है, तुम जोश में आ गई हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वरना खामखा बदनामी हो जाएगी। जया तुरंत जवाब देते हुए कहती है, जब मुझे रोज थप्पड़ मारा जाता था तब घर की इज्जत नहीं गई क्या? बदनामी सिर्फ तब होती है जब औरत पलट कर मार दे। अन्नी हंसते हुए कहता है, राजेश ने एक बार गुस्से में मार दिया होगा, उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? हर रिश्ते में इतना तो चलता ही है। जया कहती है, 6 महीने में उसने मुझे 21 थप्पड़ मारे, तो क्या मैं 10 साल में 420 थप्पड़ खाऊं और 40 साल में 1680 थप्पड़ खाकर मर जाऊं? क्या मैं बस मार खाने के लिए पैदा हुई हूं? मैं सहन करने वाली नहीं। अगर इसने दोबारा मारा तो मैं फोड़ फाड़ दूंगी इसको। ये सुनकर पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं बचता। अन्नी राजेश को एक कोने में ले जाकर कहता है, अभी तू उससे माफी मांग ले ताकि बात यहीं रुक जाए, वरना सब हंसेंगे कि बीवी से मार खाकर आया है। राजेश नहीं मानता तो अन्नी राजेश को एक घिनौना प्लान बताता है। वो कहता है, अभी माफी मांग लो, फिर बाद में उसे प्रेग्नेंट कर देना। जैसे ही वह मां बनेगी 4-5 साल वही सब में उलझ जाएगी। फिर अगर वह जरा ठीक हुई तो एक और बच्चा करवा देना।
उसका एडजस्ट करना पड़ता है, वरना खामखा बदनामी हो जाएगी। करियर, पढ़ाई, नौकरी सब हवा हो जाएगा। फिर तेरा राज ही चलेगा, तभी तू असली मर्द कहलाएगा। राजेश उसकी बातों से पूरी तरह इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसी सोच के साथ जया से माफी मांगने आता है। जया भी माफी मांग लेती है, संभालती। लेकिन राजेश का दिमाग अभी भी बदले वाले मोड में था। अब राजेश अन्नी के बताए रास्ते पर चलता है। वो जया को प्यार और इज्जत देता है ताकि गिले शिकवे भुलाकर इस खूबसूरत रिश्ते को खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जया को और क्या चाहिए था, वह भी तो शुरुआत से यही चाहती थी। राजेश काफी दिनों तक कोशिश करता है जया को इम्प्रेस करने की। कभी उसके बनाए पकवान खाता है तो कभी उसके लिए गाना गाता है। राजेश की कोशिश देखकर जया का भी मन बदलने लगा था। अब वह अपने फोन से कराटे कुंफू वाले ऐप को डिलीट कर देती है। एक दिन रात को दोनों के बीच वही रोमांटिक बॉन्ड बनने लगता है जो कि दो प्यार करने वालों के बीच बनता है। अंत में जया का मन थोड़ा पिघल ही जाता है और उस रात दोनों के बीच गुलगुलू हो ही जाता है। कुछ दिनों के बाद राजेश उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, ये चेक करवाने की क्या वह प्रेग्नेंट है। रास्ते में राजेश के पास अन्नी का एक वॉइस नोट आता है जिसमें वह कह रहा होता है कि भाई अपना प्लान काम तो कर गया है ना। जया उस वॉइस नोट को सुन लेती है और उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। काफी पूछने पर भी राजेश बता नहीं रहा होता कि क्या प्लान है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट में जया का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। रात को जया राजेश को बाथरूम के गेट पर रोक लेती है और पूछने लगती है कि क्या मतलब है प्लेन का। राजेश अब तंग आकर गुस्से में कहता है, हाँ, हम दोनों ने प्लान बनाया था कि तुझे प्रेग्नेंट करके तेरा पूरा ध्यान बच्चों और घर पर लगा देंगे ताकि तेरा पढ़ाई और आजादी का भूत उतर जाए, तभी तू असली बीवी बन पाएगी। राजेश उसी ईगो में कहता है, तुझे क्या लगा मैं डर गया? अब तू मेरे बच्चों की माँ बनकर उन्हीं की देखभाल करती रहेगी, ना पढ़ पाएगी न नौकरी करेगी। मैं तेरी पूरी जिंदगी खत्म कर चुका हूँ। जया उसकी बातें सुनकर टूट सी जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई आदमी इतनी गंदी सोच भी रख सकता है। सिर्फ अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए राजेश ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकत थी। इस घिनौनी हरकत से जया को बहुत बड़ा धक्का लगा था। सदमे में वह वहीं बेसुध होकर फर्श पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जया हॉस्पिटल के बेड पर है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे मिसकैरेज हो चुका है, यानी बच्चा उसके गर्भ में ही मर चुका है। राजेश और उसकी माँ सब उसे ही दोष देने लगते हैं। सासू माँ कहती है कि तुमने मेरे बेटे को लात मारी थी, भगवान ने उसी की सजा दी है तुम्हें। औरतों को यह सब नहीं करना चाहिए। जया को सुनाने में उसके खुद के मम्मी पापा भी पीछे नहीं हटते। माँ कहती है, हमने हमेशा तेरी हर बात मानी, तुझे पढ़ाया लिखाया, शादी भी तेरी पसंद से करवाई। राजेश में कमी क्या है, इतना ध्यान रखता है तेरा, मगर तू बस लड़ाई झगड़ा करती रहती है। राजेश की माँ, सास और खुद उसके अपने माँ बापा सब उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। उनकी नजरों में वही हर चीज की जिम्मेदार थी। तभी जया कहती है, मैं अब राजेश के साथ नहीं रहना चाहती। पापा गुस्से में जवाब देते हैं, अगर तू वहां नहीं रहना चाहती तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। जया चुपचाप बाहर निकलने लगती है। राजेश पीछे से आवाज देता है, बराबरी की बात करती हो ना तो इस हॉस्पिटल का आधा बिल भी तू ही देना। जया गले से सोने की चैन निकालकर राजेश को दे देती है और रोते हुए अस्पताल से निकल जाती है। खैर, कुछ समय बाद जया का भाई जयंत उसके पास आता है। वही एक था जो सच में उसके दर्द को समझ रहा था। वो उसे एक पीजी में ले जाता है जहां जया रह सके। अब वह नौकरी ढूंढने लगती है। जया के पास ना कोई डिग्री थी और ना ही किसी और जॉब का कोई एक्सपीरियंस था और इस वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। जया के लिए जीवन अब आसान नहीं रहा। बेचारी खूब रोती है। आखिरकार हालात से परेशान होकर वो बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। बाउंड्री वॉल के ऊपर जाकर खड़ी होती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। वह सब खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि राजेश का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वही वीडियो जिसमें जया ने उसे पीटा था। असल में जब राजेश ने रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल रखा था, उसी जगह जया ने उसे पटका था। मोबाइल खराब होने पर राजेश उसे दुकान पर ठीक करवाने ले गया और दुकानदार ने डाटा निकालकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब हर जगह वही वीडियो फैल चुका है। लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, क्या पत्नी का पति पर हाथ उठाना ठीक है? सैकड़ों लोग राजेश पर मीम्स डाल रहे हैं। राजेश शर्म के मारे घर से ही बाहर नहीं निकल रहा, काम पर भी जाना बंद कर दिया है। उधर मुर्गी पालन वाले बूढ़े आदमी ने उसे पछाड़ दिया है। अब वह राजेश से भी सस्ते दाम में मुर्गियां बेच रहा है। उसका बिजनेस तेजी से चलने लगा है और राजेश का बिजनेस डाउन हो रहा है। अन्नी राजेश को तलाक देने की सलाह देता है। वो कहता है, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, देखना कैसे भागती हुई आएगी और गिड़गिड़ाएगी, तभी तेरी इज्जत बचेगी। राजेश को लगता है जया को तलाक देने से सब कंट्रोल में आ जाएगा। राजेश अब प्लान बनाता है कि अगले दिन अपने वर्कर्स के साथ मिलकर बूढ़े आदमी को मारकर सबक सिखाएगा ताकि उसका बिजनेस फिर से बंद हो जाए। कुछ दिन बाद तलाक की तारीख आ चुकी है। कोर्ट में जज कहती है, तुम दोनों पहले आपस में बात
करो, इसके बाद ही फैसला करो कि साथ रहना है या अलग रहना है। जया बात करने के लिए मान जाती है। राजेश को लगा कि शायद अभी थोड़ी बहस के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और तलाक नहीं होगा, लेकिन दोस्तों कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आएगा। जया तलाक के पेपर हाथ में लेकर पूछती है, आजकल तुम्हारा मुर्गी वाला बिजनेस कैसा चल रहा है और कितने में बेच रहे हो मुर्गियां को? राजेश धीरे से जवाब देता है, 125 में। जया पेपर पर साइन करती हुई मुस्कुरा कर कहती है, लेकिन मैं तो 115 में बेच रही हूँ, और पेपर राजेश के हाथ में देकर फुल एटीट्यूड दिखाते हुए उठकर वहां से बाहर चली जाती है। राजेश बस देखता रह गया कि आखिर यह हुआ क्या। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब बूढ़ा आदमी राजेश को बिजनेस बेचने की बात कर रहा था, तब ये सारी बात जया ने सुन ली थी। अब उस दिन जब वह छत से कूदने वाली थी, उसे एक आइडिया आया। जया की पढ़ाई पूरी नहीं थी, न डिग्री थी और न ही कोई जॉब एक्सपीरियंस। अब जिसका बिजनेस पहले से चल रहा है, मैं उसकी पार्टनर बन सकती हूँ और खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। जया वही करती है, वह बूढ़े आदमी की पार्टनर बन जाती है। बैंक से छोटा लोन लेकर बिजनेस में उतनी ही मेहनत करने लगती है जितनी कभी घर में करती थी, पर अब वह मेहनत उसके खुद के भविष्य के लिए कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं राजेश के वर्कर्स बूढ़े आदमी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन सामने जया खड़ी होती है। जया एक के बाद एक सब पर लात गुस्से बरसाती है और सबकी बैंड बजाने लगती है। यानी एक बार फिर उसने अपने कराटे का कमाल दिखाया, पर अब यह किसी गुस्से में नहीं बल्कि अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए था। और इसी सुपर डुपर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जया की कहानी, जिसने सबको साबित किया कि सहना ही प्यार नहीं होता और डरते रहने से इज्जत नहीं मिलती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मजबूत कंटेंट के लिए जुड़े रहना। दोस्तों, इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज आपका प्यार और सपोर्ट दोनों बनाए रखना। बाकी आप अपने थॉट्स और राय को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी अपनी जनता के अलग अलग विचार जानने को मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और तगड़ी फिल्म के साथ। तब तक याद रखो, अपना सम्मान खुद बचाओ, क्योंकि दुनिया आसानी से नहीं देती।